हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। देखो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 में एक्सरसाइज है आपकी 4.6 एक्सरसाइज है। ठीक है, देखो एक बात समझना, जो ये कॉन्सेप्ट है आपका, जो एक्सरसाइज 4.6 है, पहली बात तो ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से उसके आपके इसी एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। मतलब मोस्टली एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो 4.6 से ही आते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात एक चीज़ और है कि जो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपका कंप्लीट चैप्टर जो आपका डिटरमिनेंट्स पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर इसमें आपका कवर हो जाएगा। सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ के, वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, बाकी जो भी है कि किस तरह से हमें डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, किस तरह से हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है, किस तरह से हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, ठीक है, और किस तरह से हमें इन्वर्स फाइंड करना है, ये सब कुछ आप इसी टॉपिक में आज कवर कर लोगे। ठीक है, ध्यान देना कि आपको डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू कैसे निकालनी है, आपको एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करना है, आपको कोफैक्टर कैसे फाइंड करने हैं, आपको इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, या इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सब कुछ आपको इसी टॉपिक में कवर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखना और पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से कंप्लीट करना, सारे कवर करना है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहली बात ये हमारी कि जो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स है, इसका हमारा यूज क्या है। आपको पता होगा, आप लोगों ने 10th क्लास में पहले टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें जैसे 2x + 3y = 5 है, 6x + 7y = 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी पता है लीनियर इक्वेशंस हैं। क्या है लीनियर इक्वेशन? यहाँ पे हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करते थे, जिसमें आपने कई सारे मेथड्स पढ़े थे, जैसे एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। तो क्या करते थे हम, x और y की वैल्यू को फाइंड करते थे। लेकिन अब जो हम टॉपिक कवर करेंगे, अभी भी हम x और y की ही वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन किससे कवर करेंगे, आपके डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स का जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, इट इज यूज टू सॉल्व, ठीक है, एंड टू चेक consistency and inconsistency of linear equation in 2 variables और 3 वेरिएबल्स। ध्यान देना पॉइंट पे जो लिख रहा हूँ। देखो, जो भी हम कवर करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ही कवर करेंगे। तो ध्यान दो, मैंने क्या लिखा है कि आपकी जो लीनियर इक्वेशंस है वो चाहे आपकी 2 वेरिएबल्स में हो, चाहे वो आपकी 3 वेरिएबल्स में हो, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए और इनके सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स का। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, आप सभी को पता है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो देखो, जो लीनियर इक्वेशन होती हैं, ध्यान देना, लीनियर इक्वेशन आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की लीनियर इक्वेशन होती हैं। एक तो लीनियर इक्वेशन होती है हमारी होमोजीनियस। कैसी होती है? होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं। और दूसरी होती है इक्वेशन हमारी नॉन होमोजीनियस। ठीक है, 2 टाइप्स की इक्वेशन हो गई हमारी, एक होमोजीनियस और दूसरी नॉन होमोजीनियस। जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2x + 3y = 0, 7x + 8y = 0। ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। अगर नॉन होमोजीनियस का मैं अगर एग्जांपल लूँ, तो एग्जांपल में 2x + 3y = 8, 3x + 5y = 7। ध्यान दो, यहाँ पे आपको अपने आप समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे अगर = में 0 आ जाए, क्या आ जाए, = में 0, तो वो कहलाएगी आपकी होमोजीनियस इक्वेशन। अगर = में 0 ना हो
ध्यान देना, अगर इक्वल टू में 0 ना हो तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई हमारी कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं, एक तो होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस कौन सी, जिसमें इक्वल टू में 0 आ रहा हो, और नॉन होमोजीनियस कौन सी, जिसके इक्वल टू में 0 ना आ रहा हो, मतलब कॉन्स्टेंट गिवन हो आपका। तो अब बात करते हैं, देखो जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस के हमें सॉल्यूशन को फाइंड करना हुआ। सॉल्यूशन का मतलब यह है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करना ही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये जो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम, इसके हमारे पास दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक तो मेथड है हमारा क्रेमर्स रूल, क्या हमारा क्रेमर्स रूल, और सेकंड मेथड जो है वो है मैट्रिक्स मेथड। क्या है, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। जो हमारा एक तो हमारा हो गया क्रेमर्स रूल, और दूसरा कौन सा मेथड हो गया हमारा, मैट्रिक्स मेथड। अब ध्यान देना बात पे, हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम मैट्रिक्स मेथड को कवर करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर मैट्रिक्स मेथड ही दे रखा है, तो मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे, प्लस उसके सॉल्यूशन को भी चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। दूसरी बात, और सॉल्यूशन कौन कौन से टाइप के होते हैं, पढ़ा भी होगा आपने कि आपका यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या फिर क्या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हो गया, इसे कॉपी करो, फिर इसके बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से देखना आप, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसीडर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बस ध्यान से देखते हुए चलो, सब समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। हम यहाँ पे इक्वेशंस ले रहे हैं 3 वेरिएबल्स में, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। हमने ये इक्वेशंस ले ली, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस ले ली इन 3 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स में लिया हमने, 3 वेरिएबल्स के अंदर लिया है, जहाँ पर x y z आपके वेरिएबल्स हैं और a1 b1 c1 d1 ये सारे ही क्या हमारे कांस्टेंट हैं। देखो अब जब आपको ये 3 टाइप की इक्वेशन गिवन होगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको तीनों इक्वेशन वो इक्वेशंस को लिखना है। इक्वेशंस को लिखने के बाद जो सबसे पहला स्टेप, ध्यान देना, स्टेप 1, पहले स्टेप में आप क्या करोगे, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं आपके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन ax इक्वल टू बी, किस फॉर्म में लिखेंगे हम, ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अभी आप समझ जाओगे। वेयर, ध्यान देना, जहां पर आपका a जो है, a एक आपकी मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो x y और z है, इन तीनों के मल्टीपल में जो आपको कांस्टेंट दे रखे हैं, इनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है आपको। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखना है, जैसे इसको मैंने लिया है a, जो a है ना आपका, तो a हो जाएगा आपका a1 a2 a3, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा b1 b2 b3, और इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा c1 c2 c3, ये मैंने लिख लिया a को, ठीक है। यहाँ पर जो x है, x लेना है आपको वेरिएबल्स को। अगर 3 वेरिएबल्स में है तो आप तीनों वेरिएबल्स ले लो x y z, अगर 2 वेरिएबल्स में होता तो x और y लेते। और यहाँ पे जो थर्ड बचता है आपका, जो b मैट्रिक्स है, इसको आपको लेना है
D1 D2 D3। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इस टाइप से हम क्या करते हैं, ए एक्स और बी तीनों को रिप्रेजेंट कर देते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब ध्यान देना, स्टेप सेकंड में जब आप क्या करोगे, आप ए एक्स प्लस बी को लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर ए और एक्स इन दोनों की अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने पर ये लेफ्ट वाला ही आ जाएगा, जो आपकी इक्वेशंस है पूरी इक्वेशंस आ जाएंगी। इसीलिए इन मैट्रिक्स को मैं ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो सेकेंड स्टेप ध्यान देना, अब क्या करोगे आप, ये तो आपको जो भी आपकी इक्वेशंस दे रखी हैं उन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, और रिप्रेजेंट करने के बाद ध्यान रखना आपको क्या करना है, एवेल्यूएट करना है, या सिंपल लिख देता हूँ, आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ध्यान रखना अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, इफ़ समझना बहुत ध्यान से, अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो आए, क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको समझाऊंगा कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं। अगर मान लीजिए हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू फाइंड की, उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आती है, तो आप समझ लीजिए कि जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। अगर इक्वल टू जीरो आ जाता है तो आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर ए जो है, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान देना ये जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ ये आपको जब अप्लाई करना है जब डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू जीरो ना आए, ठीक है ना, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करो। अगर जीरो आती है तो अभी आगे बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान दो, जब ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तब आप जो एक्स है इस एक्स को ऐसे लिखोगे, ए इनवर्स बी। कैसे लिखोगे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। बात समझा गई, x इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखोगे, फिर ए इनवर्स को आपको फाइंड करना पड़ेगा, जहाँ पे ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, ए इनवर्स जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। इस टाइप से हम निकालते हैं इनवर्स। कैसे निकालते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारा समझा दूंगा कैसे निकाला जाता है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 1 अपॉन में डिटरमिनेंट्स ए एडजॉइंट ए इनटू में बी। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने पर ठीक है, आपकी जो है x, y और z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसको हम फाइंड कर लेंगे, x, y और z। कैसे करेंगे वो तो जब क्वेश्चन करेंगे जब भी समझ में आएगा, ठीक है। x, y और z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब एक बात ध्यान रखना है, अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो आए, इससे जो आपके ये सॉल्यूशन निकल के आएंगे, क्या निकल के आएंगे, जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा ये आपका सॉल्यूशन हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान देना, आपको पता है सॉल्यूशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ध्यान देना बात को, सॉल्यूशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक आपका होता है नो सॉल्यूशन, और तीसरा होता है आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर डिटरमिनेंट्स ए, ध्यान देना, अगर डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आती है तो सॉल्यूशन हमेशा कौन सा होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। अगर डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो हमेशा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। अगर डिटरमिनेंट्स ए इक्वल टू जीरो नहीं आता तब वो आपका क्या हो सकता है, आपका अब नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, वो भी चेक करेंगे कैसे। दूसरी बात, जब डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो x इक्वल टू ए इनवर्स भी देखोगे, यहाँ से ए इनवर्स निकाल लोगे, चाहे पहले आप निकाल लो, ठीक है। एडजॉइंट ए फाइंड करोगे, कैसे करते हैं वो भी समझेंगे। तो एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई आप बी से करोगे, करने पे जो भी आए फिर उसको डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू जो भी आती है उससे आप डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने पर x जो है x, y, z लिखोगे, फिर आप इसको कंपेयर कर दोगे, आपकी x, y और z की वैल्यू निकल जाएगी। तो बताओ यहाँ तक बात समझ में आती है कि सबसे पहला टॉपिक हमारा ये हो गया कि किस तरह से हम x, y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट को करने चलो करते हैं। देखो स्टेप थर्ड की तो ज़रूरत नहीं है, वैसे अलग से कॉन्सेप्ट है, चलो यहीं पे स्टेप थर्ड बना देते हैं। अगर मान लीजिए
अगर इफ़ डिटरमिनेंट्स ए इक्वल टू 0 आ गया, अगर डिटरमिनेंट्स ए क्या आ गया हमारा, अगर इक्वल टू 0 आ गया, इस केसेस में ध्यान देना, पहली बात तो यह है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर दूसरी बात यहाँ पे जो ए होगा, ए यहाँ पे ए इज आ सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ए क्या हो जाएगी हमारी, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। दूसरी बात ये है, अगर डिटरमिनेंट्स ए इक्वल टू 0 नहीं आता है, ध्यान देना, देन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब ये जो आपने ये तीनों इक्वेशंस लिए हैं, सिस्टम इक्वेशन में बी consistent and inconsistent, ध्यान देना, ठीक है। जो सिस्टम इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट भी हो सकती हैं और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती हैं। कैसे होंगी अभी आगे बताऊंगा। इसमें कुछ पॉइंटर बता रहा हूँ। अगर कंसिस्टेंट होती है, ध्यान देखना, कंडीशन इसी के लिए है, अगर कंसिस्टेंट इक्वेशन होती हैं, ठीक है ना, तो इस केसेस में सॉल्यूशन जो होंगे वो होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में आपको पता है यहाँ पे सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, मतलब सॉल्यूशन के निकलेंगे। लेकिन अगर आपका इनकंसिस्टेंट आ जाता है तो इस केसेस में होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है हमारा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और नो सॉल्यूशन के केस में ध्यान देना, नो सॉल्यूशन के केस में आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करते। ये बात क्लियर हो गई होगी, एक बात। दूसरी बात, अगर नो सॉल्यूशन है, क्या है, नो सॉल्यूशन या सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट कर रहे हैं, नो सॉल्यूशन है, तो ध्यान रखना ये पैरेलल लाइंस होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो इस केसेस में जो लाइंस होती हैं वो होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन फाइंड करेंगे कि अगर इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन आता है तो उसकी वजह से हम कैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो आप जानते ही हो पहले से, तो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। अगर देखो यहाँ पे ध्यान देना बात को, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अगर इफ डिटरमिनेंट्स ए इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0, तब इस केस में आप क्या करोगे, आप एडजॉइंट ए डॉट बी, मतलब एडजॉइंट ए जो निकल के आया और जो बी आया, इन दोनों क्या मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने पर अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता, ध्यान देना, पहला केस इफ़, सेकंड इफ़ एडजॉइंट ए डॉट बी इक्वल टू 0 आ जाए। देखो 2 पॉइंट मैंने बताया आपको, डिटरमिनेंट्स ए इक्वल टू 0 आ गया, ये तो अच्छी बात है। 0 आने के बाद फिर आप एडजॉइंट ए डॉट बी निकालोगे, निकालने पर अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता है तो ध्यान देना, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैं वो क्या हो गई आपकी, ध्यान देना, इनकॉन्सिस्टेंट। वो क्या कहलाएंगी, इनकॉन्सिस्टेंट कहलाएंगी। पहली बात ये है, अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होंगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होंगी आपकी वो होंगी कॉन्सिस्टेंट। क्या होंगी हमारी, कॉन्सिस्टेंट। ध्यान देना, अगर एडजॉइंट ए डॉट बी इक्वल टू 0 आ गया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हमारी कॉन्सिस्टेंट है। एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 आया तो सिस्टम इक्वेशंस क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट है। अगर इनकॉन्सिस्टेंट है तो मैंने आपको अभी जैसे ऊपर बताया था, क्या होंगी आपकी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इनकॉन्सिस्टेंट है तो ये हो जाएगा नो
सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या आप कह सकते हैं सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसमें एग्जिस्ट करेंगे। और यहीं पे मैं एक पॉइंट आपको और बता रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे कि अगर लाइन यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है ये? कंसिस्टेंट। तो इस टाइप से समझ में आता है क्या कहा मैंने? इस टाइप से आप कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हो कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन है वो आपकी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए ध्यान देना, कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ए को फाइंड करना पड़ेगा। अगर डिटरमिनेंट्स ए अगर 0 आता है, अगर डिटरमिनेंट्स ए इक्वल टू 0 है, तब तो आप इस टाइप से चेक करोगे कंसिस्टेंट है या नहीं है। लेकिन अगर डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 0 नहीं आया तो बगैर चेक करे आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि आपकी इक्वेशन क्या है, हमारा कंसिस्टेंट। इक्वेशंस क्या है? कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आ गया तो उस केसेस में आप एडजॉइंट ए डॉट बी को करोगे। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 आया तो आप कहोगे इनकंसिस्टेंट है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गया तो आप कहोगे कंसिस्टेंट है। अगर इक्वल टू 0 आता है तो वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अगर इक्वल टू 0 नहीं आता तो वो क्या कहलाएगा? नो सॉल्यूशन कहलाएगा, मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया किसका? एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चंस कराऊंगा, उस क्वेश्चन के बेस पे आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, किस तरह से चेक नहीं कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, एक क्वेश्चन तो कराऊंगा इसके बेस पर और दूसरा क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको इस टॉपिक के बेस पर। तो आइए आप एक बार इसे वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी करो और कॉपी करने के बाद फिर हम आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर लिया है 13। ठीक है ना, 2x + 3y + 3z = 5 है आपका, और x - 2y + z = -4 है, और 3x - y - 2z = 3 है। ठीक है, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हम ये देखेंगे, एक तो x, y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे और प्लस यहाँ पर ठीक है, और इसकी कंसिस्टेंसी को भी चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में देखो, सबसे पहला जो स्टेप करेंगे, और ध्यान रखना जो ये मेथड है वो है आपका मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मेथड है? मैट्रिक्स मेथड। मतलब मैट्रिक्स मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, सबसे पहले जो स्टेप फर्स्ट है हमारा वो है आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटेन। सबसे पहले आपको लिखना है रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ax = b। कौन सी फॉर्म में लिखना है? ax = b की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ax b की फॉर्म में लिखेंगे जहाँ पे जो a होगा, a तो हम ले लेंगे जो x, y और z के मल्टीपल में जो कोफिशिएंट दे रखे हैं ना, उस कोफिशिएंट की मैट्रिक्स को हम कर लेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ -2 है और यहाँ आपका -1 है। ठीक है, यहाँ पर है 3, यहाँ है 1 और यहाँ है -2। ये मैट्रिक्स हो गई आपकी A। इसी तरह से जो X मैट्रिक्स होगी, क्या होगी? X। आपको पता है X यहाँ पे वेरिएबल्स लेने हैं, ये हो गई X मैट्रिक्स। और जो B है, ध्यान रखना अगर आपके 3 वेरिएबल्स में है तो x, y, z आ जाएगा, अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो आपके x और y आएगा, और भी यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आ जाएंगे, जो एक कॉन्स्टेंट आपको दे रखे हैं 5, -4 और 3। पहली बात तो ये। दूसरी ध्यान रखना ये कौन से टाइप की इक्वेशन है आपकी? याद होगा आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। कौन सी है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको पता है सबसे पहले हमें क्या स्टेप में करना है? सबसे पहले हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। क्या फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए जब फाइंड करेंगे, सबसे पहला हम एलिमेंट लेंगे 2। ठीक है, जो आपने एलिमेंट लिया है उसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो। रो ये हो गई और कॉलम सी हो गया। इन दोनों को जब हम डिलीट करेंगे तो क्या हमारा बचेगा? -2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ -1 और यहाँ पे -2। ठीक है, फिर आएगा आपका साइन माइनस का।
ध्यान रखना प्लस माइनस प्लस होता है आपका ये। सेकेंड एलिमेंट है आपका 3, 3 में इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचेगा आपका 1 1, यहाँ क्या बचेगा आपका 3, यहाँ -2, फिर आपका प्लस ये वाला 3, ठीक है। और जब ये आप लोगे तो इस वाली रो इस वाले कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचेगा आपका 1 -2 3 और -1, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट हो गए। ध्यान रखना हम जो यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन लेते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन हम लेते हैं इस टाइप से -1 की पावर i प्लस जी, ये होगा आपका, ठीक है ना, -1 की पावर i प्लस जी। अगर आपकी i प्लस जे जो है, ठीक है, अगर ये इवन नंबर आता है तो पॉजिटिव लेते हैं और ऑड नंबर आता है तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान रख लेना। अगर i प्लस जे दोनों का सम अगर इवन नंबर आ जाए तो आप पॉजिटिव लोगे। अगर दोनों का सम अगर आपका ओड नंबर आ जाए, क्या है हमारा ओड नंबर, तो हम साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ऐसे ध्यान रख लो, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप से हम साइन कन्वेंशन लेते हैं। ध्यान देना इस बात को, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ हम डिटरमिनेंट्स ए फाइंड कर लेते हैं। देखो डिटरमिनेंट्स ए 2, -2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 4 हो जाएगा, और 1 1 जा 1, माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ -3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, और साइन किसका आएगा बीच में, माइनस का। यहाँ प्लस का 3, 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन पे कैलकुलेशन पे आपको फोकस रखना है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो मिस्टेक होती है वो कैलकुलेशन में हो जाती है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ध्यान देना कैलकुलेशन पे, कि आपकी कहीं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें साइन पे, साइन कन्वेंशन मीन्स साइन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो ध्यान देना साइन पे। देखो यहाँ 4 और 1 5, 5 2 जा 10, 3 और 2 5, 5 3 जा 15, यहाँ माइनस है, ये माइनस आएगा, ये हो जाएगा प्लस, और 6 में से 1 जाएगा 5, 5 3 जा 15, 15 और 15 30 और 10 40। तो यहाँ देखिए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40। आपको पता है डिटरमिनेंट्स 40 आ गया, तो जो डिटरमिनेंट्स ए है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और ए जो है इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब ये है हम आगे का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। आगे कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपको पता है डिटरमिनेंट 0 आ गया तो x इक्वल टू हम ए इनवर्स b का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो x इक्वल टू ए इनवर्स b का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ए इनवर्स आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ए इनटू में b, ये हो गया आपका। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट ए। देखो यहाँ पे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या होता है हमारा, एडजॉइंट ए जो होता है, एडजॉइंट ए जो होता है, देखो एडजॉइंट ए जो होता है वो होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ध्यान से समझना, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CIJ का T, ठीक है। मतलब यहाँ पे ट्रांसपोज है, सी का मतलब क्या है हमारा, कोफैक्टर है। मतलब जो आपको जो ए मैट्रिक्स दे रखी थी इन सभी के हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, तब हमारा एडजॉइंट ए निकल कर आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं निकालता हूँ C11, C12, C13, C21, C23, C23, ठीक है। इसके बाद में C31, C32 और C33, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। अब ध्यान देना कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो।
यहाँ -1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। ध्यान देना यार, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। मतलब आप सिंपल सा इतना समझ लो, अगर ये 1 और 1, ध्यान देना, इन दोनों को आप ऐड करो, ऐड करने पर अगर ये दोनों आपके ऐड करने पर अगर ओड नंबर आ जाएं तो साइन लेना है आपको नेगेटिव का। अगर दोनों को ऐड करने पर अगर इवन नंबर आ जाए तो साइन लेना आपको पॉजिटिव का। बात समझ में आई? इन दोनों को ऐड करने पर अगर इवन नंबर आता है तो पॉजिटिव लेना है, अगर ओड नंबर आता है तो क्या लेना आपको? नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो 1 और 1 2, 2 एक इवन नंबर है तो पॉजिटिव, 1 और 2 क्या है? 3 एक ओड नंबर है, 1 और 3 क्या आएगा? 4 जो क्या है? एक इवन नंबर है, 2 और 1 क्या है? एक ओड, 2 और 2 क्या है? 4 इवन नंबर है तो पॉजिटिव का साइन, 2 और 3 क्या है हमारा? 5 एक ओड नंबर है तो क्या आएगा हमारा? नेगेटिव का साइन आ जाएगा। 3 और 1 4 इवन नंबर है पॉजिटिव, 3 और 2 5 ओड नंबर है नेगेटिव, 3 और 3 6 इवन नंबर है देन पॉजिटिव। आगे की बात समझ में? अब देखो यहाँ पे हम जब कोफैक्टर निकालेंगे तो ध्यान रखना, कोफैक्टर में जैसे C11 पहला एलिमेंट ले रहे हैं, C11 तो पहला एलिमेंट, पहले जो एलिमेंट ले रहे हो उस एलिमेंट की कॉलम्स और रो को दोनों को डिलीट कर दो, रो को भी डिलीट कर दो, कॉलम्स को भी, जो बचे वो लिखो। क्या बचेगा? -2 1 -1 -2, -2 1 -1 -2। ठीक है ना? हमने क्या करा, हम फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के केस में क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ जो रो है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट वाली मतलब फर्स्ट रो, और फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को डिलीट कर दो और डिलीट करने के बाद जो ही बचता है उसको आप लिख लो, -2 1 -1 -2 लिख लिया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं एक साथ ही। यहाँ पे देखो -2 की -2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ये माइनस का 1 है और बीच में फॉर्मूले का 1 है, माइनस है तो माइनस प्लस 4 और 1 कितना आ जाएगा? ये 5। अब देखो सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं, सेकंड एलिमेंट है 3, तो जो 3 है ना, 3 के साथ वाली रो कौन सी है? ये वाली। कॉलम कौन सा? ये। क्या बचेगा हमारा? एक एलिमेंट ये मतलब 1 1 3 -2। क्या बच रहा है? 1 1 3 -2। अब यहाँ देखो बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, बीच में साइन किसका आएगा? माइनस का, तो 3 और 2 5, माइनस का 5, माइनस और माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा प्लस का 5। ये भी एलिमेंट निकल गया। अब आ जाओ थर्ड वाले पे। थर्ड एलिमेंट है तो इस रो को, इस कॉलम को डिलीट कर दो। क्या बचेगा? 1 -2 3 और -1, 1 3 -2 और -1। ध्यान रखना है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? हमने थर्ड लिया ना ये, तो 1 -2 और 3 -1। ठीक है, देखो -1 × 1 -1 3 2 जा 6, ये माइनस और बीच में फॉर्मूले का माइनस, तो आंसर आ जाएगा ये भी कितना? 5। तो तीनों एलिमेंट क्या आ गए? 5 5 5। अब आ जाओ 2 1 पे। जब मैं ये एलिमेंट लूँगा, कौन सा? सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये वाली इसको डिलीट कर दो, इसे डिलीट कर दो। क्या बचा? 3 और 3 -1 और -2, तो सिंपल सा आएगा 3 और 3 -1 और -2 इक्वल टू -2 3 जा 6, 3 1 जा 3, बीच में फॉर्मूले का माइनस, यहाँ भी क्या आएगा? माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 6 में से 3 जाएगा 3, माइनस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 3। बात समझ में आ रही है ना? ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या बोला, ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन के अंदर हम हर एक चीज़ फाइंड कर रहे हैं। डिटरमिनेंट्स को भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा वो भी हमें ये बता रहा है, एडजॉइंट भी यहीं से फाइंड कर रहे हैं, इन्वर्स भी फाइंड कर रहे हैं, एडजॉइंट ए भी करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट भी, मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होके, कई सारे कॉन्सेप्ट आपस में मिक्स हो रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन क्या होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना? तो हम किस पे आ गए थे? सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट पे। देखो सेकंड रो ये हो गई और सेकंड एलिमेंट ये हो गया, तो इसको हटा दो, इससे हटा दो, क्या बचेगा? 2 3 3 -2। क्या बचेगा? 2 3 3 -2, 2 3 3 -2, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। आपका 2 2 4 सेकेंड ये, तो ये और ये 2 3 और 3 -2, 2 3 और 3 और -2। ठीक है ना?
2 3 और 3 और -2, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, माइनस 9 और 4 13, माइनस का 13 आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं 2 3 पे, इस पे आ जाते हैं, इससे हटा दो, इससे हटा दो, 2 3 3 -1, 2 3 3 -1, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, 9 और 2 11 प्लस का 11 आ जाएगा। अब आ जाओ 3 1 पे, यह है 3 1, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इस कॉलम्स को और इस रो को डिलीट कर दो, बचेगा 3 3 -2 1, क्या बचेगा हमारा 3 3 -2 और 1, ठीक है, 3 3 -2 और 1, तो ये आ जाएगा आपका 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, माइनस का साइन, ये माइनस जो है वो फॉर्मूले का है, यहाँ पे आ रहा है माइनस, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 6 और 3 कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ पर आ जाओ, सेकेंड एलिमेंट लेना -1, तो इसको हटा दो, इससे हटा दो, 2 3 1 1, क्या आ रहा है हमारा 2 3 1 और 1, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 -3, 3 में से 2 जाएगा 1, माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1। अब आ जाओ लास्ट एलिमेंट पे, तो लास्ट एलिमेंट क्या है -2, तो 2 3 1 और -2, क्या आएगा हमारा 2 3 1 और -2, तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, ये आगे निकल कर -7। समझ में आ गया। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स को निकालते हैं, ध्यान रखना। कोफैक्टर को सी से मैंने यहाँ पे डिनोट किया, वैसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जब हम सी से डिनोट किया तो जो आप एलिमेंट ले रहे हो, जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हो, तो जो एलिमेंट ले रहे हो उस एलिमेंट को, उस एलिमेंट वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचेगा उसको आप लिख लो, ठीक है। बाहर जो साइन लेना है वो साइन लेना है इन दोनों को ऐड करके, अगर ये दोनों ऐड करके इवन आते हैं तो पॉजिटिव, ऑड आते हैं तो नेगेटिव। जैसे ये मैंने साइन बताया, ऐसे साइन हम डिटरमिनेंट्स को जब एक्सपेंड करते हैं तब भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक मेरी समझ से बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो एक बार आप इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इस कोफैक्टर को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखकर एडजॉइंट ए निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज करके। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तब एडजॉइंट ए निकलेगा। तो एक बार इसे कॉपी करो, फिर उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। हो गया कॉपी? तो देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको मैं रब कर रहा हूँ, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये लिख लूँगा सिर्फ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 13 था आपका। अब यहाँ पे मैं एडजॉइंट ए निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? एडजॉइंट ए। ध्यान देना, सारे पहले आ रहे हैं C11, C12, C13। क्या है हमारा 5 5 5 5 5 5। फिर सेकेंड रो में क्या है हमारा 3 13 11 3 13 11। और थर्ड में क्या है आपका 9 1 -7। इसका क्या कर दो? ट्रांसपोज। देखो ट्रांसपोज में क्या होता है, जब हम ट्रांसपोज करते हैं ना, जब ट्रांसपोज करते हैं तो जो रो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है और जो कॉलम्स होते हैं वो रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा, ये रो है, इस रो को कॉलम बना दो, मतलब 5 5 5 3 13 11 9 1 -7। ये एडजॉइंट ए निकल कर आ गया। ठीक है, आप क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल सा यूज़ करो जो हम जानते हैं। वी नो दैट, क्या हमें पता है कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। x इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए डॉट बी। तो x की वैल्यू लिखो, x आपको पता था, ये x था, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 40 आई थी। क्या आई थी? 40। अब एडजॉइंट ए क्या निकल के आया? 5 5 5 3 13 11 और 9 और 1 और -7। और आता है b, क्या आता है? b। ठीक है,
क्वेश्चन हमने रफ कर दिया है। एक बार बी की वैल्यू देख लेते हैं। बी की वैल्यू क्या थी हमारी, 5 - 4 3। बी की वैल्यू क्या है हमारी, 5 - 4 और 3, ये बी की वैल्यू है हमारी। ठीक है, ये तो आपने कॉपी कर लिया हुआ, इसको रफ कर देता हूँ। आगे देखिए, अब हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया है। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालने के बाद, एडजॉइंट ए फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एक्स वाई जेड। एक्स वाई और जेड 1/40। एक बार इसको लिख रहा हूँ दोबारा से, क्यों मल्टीप्लाई करनी है हमें। 5 5 5 3 13 और 11 और 9 1 और -7। ठीक है, और ये है हमारा 5 4 -4 और 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई ध्यान से देख लेना, 1/40। देखो इसकी रो के इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करो। देखो 5 की 5 से करोगे तो 25, प्लस 3 की 4 से करोगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, और 9 की 3 से करोगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 की 5 से करोगे तो 25, 13 की 4 से, 1 की 3 से 3, 5 की 5 से 25, 11 की 4 से -44, 7 3 जा 21। ये निकल कर हमारा आ गया है। अब यहाँ पर x y और z 1/40। देखो 12 में से 27 जाएगा तो 25 बचेगा, सॉरी 15 और 25 कितना होता है 40, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 25 है और ये 52 है, तो 25 में से अगर 52 में से मैं 3 माइनस करूँ, ठीक है ना, अगर मैं 52 में से 3 माइनस करता हूँ तो बचेगा हमारा 49, और 49 में से 25 माइनस करता हूँ तो आएगा ये 24। आई थिंक कुछ गलत हो गया हमारा, ये इस वाले पॉइंट की इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है हमारी। ठीक है, ये वाली टर्म एक बार चेक कर लेना, इस वाले टर्म को। ठीक है, सेकंड वाला जो एलिमेंट है ना, इसको चेक कर लेना एक बार। तो 25 भी हमारा आपका आएगा माइनस का 24, 52 में से 3 आएगा -49 बचेगा, 49 में से 25 माइनस करूँगा तो आपका आएगा 24। ठीक है, और यहाँ 25 है, 44 और 21, तो 4 - 40 बचेगा ये। तो आपका कंपैरिजन करेंगे तो x वैल्यू आएगी, 40 को 40 से डिवाइड कर दो, चलो एक बार लिख लेते हैं। 40 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 1, ये 24/40 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई है 1, ठीक है, और y की वैल्यू जो आ गई है -24/40, और z की वैल्यू आई है -1। ये आपका आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ गलत आ रही है, एक बार पीछे कैलकुलेशन में चेक कर लेना, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। ठीक है ना, तो इस जो y वाली टर्म है ना, जो y वाली मतलब जो सेकेंड टर्म है, इस टर्म पे एक बार चेक कर लेना कि कहाँ पे गलती हुई है। मैंने रफ कर दिया, वरना मैं चेक कर लेता, तो आप ये चेक कर लेना। ठीक है, वैसे इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी करीब 80 के करीब आएगी, 42 जा 80 माइनस प्लस का 2। तो अगर ये माइनस का गलत आ रहा है, अगर ये माइनस ना आए हमारा, अगर ये माइनस ना आए तो 52 और 3 55 62 80। ठीक है, ये वाले टर्म ध्यान रखना, ये वाली जो टर्म है ना, ये -52 है, ये प्लस का 52 आएगा ये। ठीक है, अगर प्लस कर देता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 80 हो जाएगी। ठीक है, देख लेना साइन में गलती हो रहेगी, ये माइनस का 13 आएगा आपका, ये चाहे चेक कर लेना, ये माइनस का 13 आएगा आपका। तो ये 52 3 55 और 25 80 हो जाएगा, और 80 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, और z हो जाएगा =1। तो ध्यान रखना, इस तरीके से ध्यान से समझना बात को जो बोल रहा हूँ मैं। देखो आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, आपने कॉन्सेप्ट देखा, इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो
x इक्वल टू हमारा 1 आ गया, y इक्वल टू हमारा 2 आ गया, z इक्वल टू हमारा -1 आ गया। ये वैल्यू निकल कर आ गई है, ठीक है। यहाँ पे आप दिख रहा है सभी की अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। पहली बात तो ये है, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, ये हमें कौन बता रहा है, डिटरमिनेंट्स। ऐसे ही पता लग गया था हमें। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्यों कहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, हम मैट्रिक्स में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने कर लिया, डिटरमिनेंट्स को कैसे फाइंड करेंगे वो भी हमने कवर किया है इसके अंदर। उसके बाद में हम इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं करेगा वो भी हमने इस क्वेश्चन में समझा, ठीक है। और प्लस ये भी हमने देख लिया कि जो एडजॉइंट ए है वो कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालने हैं, कोफैक्टर भी फाइंड कर लिया, ठीक। कोफैक्टर भी निकालना सीख लिया, एडजॉइंट भी निकालना सीख लिया, प्लस हमने दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करना भी सीख ली कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की कॉलम से करते हैं, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, रो की कॉलम से। तो हमने मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया। उसके बाद में जो वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करना भी सीख लिया, और इससे हमें पता लग गया यूनिक सोल्यूशन है और ये क्या है, कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये खत्म होता है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन कराने के लिए और भी कहा था, वो क्वेश्चन मैंने आपसे ये कहा था कि मैं कंसिस्टेंसी चेक करूँगा, ठीक है। लेकिन मुझे अब लगता नहीं वो कराने की ज़रूरत है, आप अपने आप प्रैक्टिस करके देखना। कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे आप कमेंट्स एक बार कर देना, तो मैं एक बार क्वेश्चन करवा दूंगा, तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको ये पता लग गया है डिटरमिनेंट्स ए क्या करना है। ध्यान देना, डिटरमिनेंट्स ए आपको फाइंड करना है, डिटरमिनेंट्स ए। और ये डिटरमिनेंट्स ए जब फाइंड करोगे ना, इसी से आपको पता लग जाएगा कि जो सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। अगर डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो आपको पता है जॉइंट ए डॉट बी का यूज़ करना है, उससे आपको पता करना है वो कंसिस्ट हो गए इनकंसिस्ट हो गए। अगर डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो आप सीधे बोल दोगे वो कंसिस्टेंट है। तो इस टाइप से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स को, उनकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। ये भी बता सकते हैं सॉल्यूशन कौन से टाइप का है, कि यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। प्लस ये भी बता सकते हैं कि जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी या फिर आपकी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। बात समझा गई। और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। ये कंप्लीट हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, प्लस कॉन्सेप्ट के साथ पूरा हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया है। ये हर एक चीज़ को मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, और आप सारी चीज़ों को एक बार ध्यान से पढ़ना, इसको कॉपी करना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, एक बात और है, अगर आपको मेरी जो वीडियो है वो अगर आपको पसंद आई हो, ठीक है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया अगर वो आपका अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप इस चैनल पे नए हो, ठीक है ना।